हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। मैं मुकेश कटारे। दोस्तों, कल हमने जो क्लास अपनी पढ़ी थी उस क्लास में हमने देखा था, दो क्लास कल मैंने आपको बताई थी। एक तो मैंने मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग लाइव टेस्ट एक उसका वैल्यूएशन करके बताया था, प्लस हमने आरबीआई को पढ़ा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कैसे काम करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उनको हमने देखा था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल और कठिन दोनों प्रकार से है। आपसे पूछा जा सकता है मौद्रिक नीति के बारे में, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मौद्रिक एवं साख नीति भी इसे कह सकते हैं। ये जो आरबीआई अनाउंसमेंट करती है तो ये होता क्या है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमको। बिना उसके कैसे काम चलेगा, राइट। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, इसको लेकर के हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे पूरा इस लेक्चर में। आप मेरे साथ पेपर पेन लेकर के नोट कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमेशा। मौद्रिक नीति एक प्रकार से देश की समग्र आर्थिक नीति है, यानी जो हमारे देश की एक आर्थिक नीति बनाई जाती है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक उसका हिस्सा है। इससे मुद्रा की मात्रा यानी करेंसी कितनी चलना चाहिए, सर्कुलेशन किस दिशा में होना चाहिए, जनता के पास हो, मेरे पास हो, बैंक के पास हो, यानी पॉलिसी वाई विच फ्लो ऑफ मनी एंड इट्स डिमांड्स इन मार्केट रेगुलेटेड एट रिक्वायर्ड लेवल। तो अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो परिभाषा लिखोगे, यह देश की समग्र आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे मुद्रा की मात्रा, कॉमा, प्रवाह की दिशा, कॉमा, उपलब्धता आदि का निर्धारण किया जाता है, आदि का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गई परिभाषा। पहले क्या होता था कि पहले इसको बनाता भारत का वित्त मंत्रालय था और अनाउंसमेंट आरबीआई करती थी। अब ये दोनों काम आरबीआई को दे दिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये दोनों काम निभाएगी, बनाएगा भी और अनाउंसमेंट भी वही करेगा। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आरबीआई के द्वारा मौद्रिक एवं साख नीति साल में 2 बार बनाई जाती है और आवश्यकता अनुसार जब उसे ज़रूरत होती है तब इसकी क्या करती है, समीक्षा करती है। पहले क्वार्टरली समीक्षा होती थी 3 महीने में एक बार, मगर अब धीरे धीरे महीने भर में करने लगे। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं इसको कब कितने समय के लिए बनाया जाएगा। तो एक जो ये बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं बिजी सीजन। बिजी सीजन से मतलब होता है कि जब रबी की फसल कटती है, भारत कृषि प्रधान देश है, जब रबी की फसल कटेगी तो किसान अपनी फसल को लेकर कहाँ जाएगा, मार्केट में। और मार्केट में जब जाएगा तो उसको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि किसान जो है वो जब तक फसल उसकी खेतों से कट करके मार्केट में सेल नहीं हो जाती है तब तक वो अपना जीवन यापन उधारी में गुजारा करता है। अब उसको पैसा चाहिए, यानी यहाँ पर कह सकते हो कि पैसे की डिमांड सभी को है, राइट। तब ये बिजी सीजन के नाम से जाना जाता है। तो 1 अप्रैल ये डेट फिक्स कर लो। दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं सुस्ती का समय, यानी इसको बोलते हैं स्लैक सीजन। ये वो समय होता है जब फसल खेतों में खड़ी हुई होती है, यानी ये डेट आप नोट कर लो, 1 अक्टूबर की बात है। तो 2 बार ये सरकार बनाएगी। अभी आपने देखा होगा कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उसकी समीक्षा की, उसका रिव्यू किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं। अब आरबीआई जब ज़रूरत महसूस करेगा उस समय इसमें बदलाव ला सकता है। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत मोर देन 1 टूल होते हैं। टूल मतलब उपकरण होते हैं। तो वो कौन कौन से टूल हैं, अर्थव्यवस्था के उपकरण, ना कि किसी इलेक्ट्रिकल उस सिस्टम के तो मोटे तौर पर ऐसा समझ लो कि हमें CRR, SLR,
या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। एक एक करके इसको करते जाएंगे, आप नोट करते जाओगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, साथ में ही याद हो जाएगा, है ना। और नोट नहीं कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट निकालते जाओ, वहाँ से आप कर सकते हो। पीडीएफ के लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ता है, वहाँ पर वो पीडीएफ अवेलेबल हो पाती है। CRR कैश रिजर्व रेशियो के नाम से इसे हम जानते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, नाम से भी कुछ ये अपनी जानकारी देता है। नाम में नगद शब्द आया हुआ है तो इसमें कुछ नगद लेन देन की बात की जाती होगी। क्या बात की जाती होगी कि CRR RBI एक्ट में ये प्रोविज़न है, जिस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई, कि देश के सभी बैंकों को, भारत में जितने भी बैंक हैं, उनको अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NDTL, इसका कुछ निश्चित अनुपात क्या करना होता है, इसका निश्चित अनुपात RBI के पास नगद रूप में जमा करना होता है। RBI के पास नगद रूप में जमा करना होता है, कैश फॉर्म में होगा। ये जो NDTL शब्द है, इस NDTL शब्द से घबराना नहीं है। इसको सामान्य बोलचाल में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सकल पूंजी, किसी भी बैंक के पास जो सकल पूंजी है उसका जितना RBI बोलेगी कि CRR का परसेंट हमने इतना कर दिया है, वो उसी RBI के पास जमा करना होगा। एक्चुअल में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, कि देखो बैंक में जब आप जाते हैं तो एक तो करेंट अकाउंट ओपन करते हैं, करेंट अकाउंट में पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। दूसरा सेविंग अकाउंट होता है, उसमें भी आपका पता नहीं कब पैसे निकाल लोगे। और दूसरे होते हैं जिसमें हम टाइम बताते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। तो वो है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जितना परसेंट RBI डिक्लेयर करे उतना बैंक को RBI के पास जमा करना होता है। रूल क्या थे? रूल ये थे कि 3 से लेकर 15% तक CRR हो सकता है। कितना हो सकता है? बिटवीन 3 to 15। ठीक है। अब माना, एक इमेजिनरी कंसेप्ट हम ले लेते हैं, मान लिया कि आपका बैंक है और आपके बैंक में 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट है और CRR की रेट इस समय कर दी गई है कितनी? 15%। तो अब 1000 का 15% कितना हुआ? तो 1000 का 15% हो जाता है 150 करोड़ रुपए। ये अब आप कहाँ जमा कराओगे? RBI के पास जमा कराओगे। तो आपके पास बचा कितना? 850 करोड़। अगर पूरा 1000 करोड़ होता तो ज़्यादा लोगों को लोन बांट पाते, अब कम हो गया है तो कम लोगों को लोन बांट पाओगे, राइट? तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा ना। तो CRR इसमें 3 से 5% के बीच में ये लिमिट होती थी, मतलब अब नहीं है। अब क्या किया गया? 2007 में, ईयर 2007 में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा इसकी ये ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट, दोनों लिमिट समाप्त कर दी गई। अब ये 0% भी हो सकता है और ऊपर जितना सरकार चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक, तो CRR समझ पाए। अब मुझे एक बात बताओ कि RBI के पास कोई बैंक अपना पैसा जमा कर रहा है और बैंक के पास कस्टमर का पैसा है, तो RBI को क्या करना चाहिए भाई? जो उधार लेगा एक प्रकार से उसे ब्याज देना चाहिए। तो पहले RBI क्या करती थी? इस पर ब्याज का पेमेंट करती थी CRR पर संबंधित बैंक को, मगर अब नहीं करती है। क्यों रखते हैं? रखते इसलिए हैं क्योंकि हिस्सा है ये मॉनेटरी पॉलिसी का कि कितना पैसा लोगों के पास होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसी से तो जानकारी मिलेगी। अगर सरकार चाहती है कि कम पैसा सर्कुलेट हो तो CRR की रेट बढ़ा देगा, अगर वो चाहती है कि नहीं ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो जाए तो CRR की रेट घटा देंगे। इस ढंग से ये हो जाता है। तो पहला CRR पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। करेंट में कितनी दर है तो ये देखो, RBI की वेबसाइट पे जाओ, चेक कर लेना, जो हो रट्टा मार लेना, कभी करेंट की रेट नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट है, उसे कहते हैं SLR या इसको हिंदी में हम बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक
तरलता अनुपात। ये सांविधिक लिखा है, इसको संवैधानिक मत पढ़ना। संवैधानिक का मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसे स्टेचुटरी कहते हैं, STATUTORY। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जाना जाता है। लिक्विडिटी यानी तरलता, पैसा हाईली लिक्विड होता है, पैसा आपके पास है नगद रूप में तुरंत खर्च हो जाएगा, यानी इसे लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा कैसे करेंगे, तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है कि देश के सभी बैंकों को, है ना, उनके पास जो NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो भी है, उसका एक सर्टेन परसेंट अपने पास यानी स्वयं के पास ही रखना होता है। ये RBI को नहीं देंगे, ये अपने पास रखेंगे। किस रूप में रख सकते हैं, ये आप कैश फॉर्म में रख सकते हो, ये आप नॉन कैश में भी रख सकते हो, नगद रूप में भी रख सकते हो, गैर नगद के रूप में भी रख सकते हो। नगद क्या मतलब, नगद नारायण की, और गैर नगद का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने टमाटर खरीद लिए और रखे हुए हो। पेरिशेबल चीज़ें नहीं रख सकते, मतलब इसमें सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त चीज़ें होती हैं, जैसे आप गोल्ड खरीद लो उसमें रख सकते हो, फॉरेन सिक्योरिटीज़ खरीद लो उसके रूप में रख सकते हो। ये कितना होता था, तो ये होता था 25 से लेकर के 40% के बीच में, 25 से 40% इसकी रेट होती थी SLR। उदाहरण वही हम पुराना वाला ले लें कि आपका बैंक है 1000 करोड़ वाला, उसका 15% CRR के रूप में माइनस कर दिया तो 150 करोड़ माइनस हो गए, और 40% इसका SLR के रूप में अलग निकाल के रख लो अपने तिजोरी में, देखते रहो, उससे आप खर्च नहीं कर सकते। तो 1000 का 40% मतलब 400 करोड़ रुपए इससे अलग हो गए। तो बचा कितना आपके पास, मात्र 450 करोड़ रुपए। उससे आप क्या करोगे, ब्याज भी दोगे जिनका पैसा जमा है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी दोगे, बिल्डिंग जो है उसका रेंट भी भरोगे। तो ये अब आपके पास पैसा कम है, तो जो कोई उधार मांगने आएगा उसको क्या करोगे, आप महंगा दर पर दोगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर दोगे। ठीक, इसमें भी संशोधन हुआ। इसमें क्या संशोधन हुआ, इसमें नवंबर 2008 में अमेंडमेंट किया गया कि इसकी जो मिनिमम लिमिट है, न्यूनतम सीमा, उसको 0 कर दिया गया, यानी हटा दी गई। अब 25 नहीं, अब 0 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा अभी बनी हुई है, ये 40% ही होगा। क्लियर है ये? तो ये दो हिस्से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, CRR और SLR। ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा इसलिए करते हैं कि बैंक के पास आपने पैसा जमा किया, खून पसीने की कमाई, और बैंक ने विजय माल्या को उधार दे दिया और विजय माल्या भाग गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पैसा तो डूब गया ना। तो कम से कम ये 40% ये तो बैंक रखता है ना हमारे हिस्से का, टोटल जमा का इतना, तो आगे बैंक सरवाइव कर पाएगा, राइट। ये इसलिए भी कंपलसरी हो जाता है। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब तीसरा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है बैंक दर या बैंक रेट के नाम से जिसे हम जानते हैं। बैंक रेट यानी ये भी कोई ब्याज की दर होगी। माना कि पंजाब नेशनल बैंक, इसे धन की आवश्यकता है, इसको लाइसेंस किसने प्रोवाइड करा? तो लाइसेंस इसको RBI ने दिया है भारत में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए, राइट। अब इसको यदि धनराशि की आवश्यकता है तो ये RBI से उधार ले सकता है, बोरो कर सकता है। जब ये RBI से उधार लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा ना, तो किस दर पर ब्याज चुकाओगे? तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक दर या बैंक रेट के नाम से जानते हैं, ठीक। ये जो बैंक दर है यानी कितना पैसा मिल सकता है, जितना चाहे उतना मिल सकता है। इसके लिए कुछ भी हमें मतलब बैंक को गिरवी नहीं रखना पड़ता, कुछ भी कोलेट्रल नहीं करना पड़ता है। कोलेट्रल यानी कोई जमानत नहीं देनी पड़ती है, उसके ये मिल जाता है। पहले RBI इसी के द्वारा बैंकों के ब्याज की दर को कंट्रोल करती थी, अब नहीं करती है, अब दूसरी टूल अपनाती है। फिर इसको क्यों रखे हुए हैं? इसको इसलिए रखे हुए हैं कि कई सारी चीज़ें जो होती हैं, पेनल्टी लगती है बैंकों पर, तो वो जो पेनल्टी की रेट जितनी है
जैसे उन्होंने बोला कि 3% पेनल्टी, तो 3% किसका बोला? बैंक रेट का 3% लगेगी, राइट? तो इसलिए इसको रखते हैं। अब यहीं पर आता है जैसे हम अगला पॉइंट, जिसे रेपो रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बैंक दर अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी थोड़ी देर में फिर पढ़ने वाली है, तो मैं फिर इस पर आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस एक बार पढ़ लिया और बस काम समाप्त। तो अब आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, और रेपो रेट, इसका फुल फॉर्म रेट ऑफ रीपरचेज कहते हैं। माना कि हम, ये कोई बैंक है, नाम है इसका ABC, ओके। अब ABC बैंक के पास कोई कर्ज लेने के लिए पर्सन A गए और ये बोलते हैं कि मुझे 200 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ये बैंक इनको जानता है, ये अच्छे कस्टमर हैं, पहले भी जितना लोन लिया है समय पर उसको चुका दिया है, तो बैंक क्या करेगा? ये अच्छे कस्टमर हैं तो अच्छे कस्टमर को लोन देना चाहता है। लेकिन बैंक के पास एट प्रेजेंट कितने पैसे हैं? मात्र 100 करोड़ रुपए हैं। शॉर्टेज है उसके पास 100 करोड़ का। इसका जो 100 करोड़ रुपया है वो कोई दूसरा पर्सन उधार लेके गया है, जो 3 महीने में वापस करने वाला है, 3 मंथ में, ठीक है। इनके पास 100 करोड़ हैं, कस्टमर अच्छा है जिसकी डिमांड है 200 करोड़ की, तो ये क्या करेंगे? अच्छे कस्टमर को मना नहीं कर सकते, तो ये RBI के पास जाएंगे, RBI से अप्रोच करेंगे कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए उधार दे दो। कितने दिन के लिए दे दो? क्योंकि इनका 3 महीने बाद ये 100 करोड़ आ जाएगा, तो ये बोलेंगे मुझे 4 महीने के लिए दे दो। 1 महीने का मार्जिन समय ले लिया कि 4 महीने के लिए आप मुझे उधार दे दो। अब इस बैंक ने RBI से उधार लिया है, तो बदले में ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जिस दर पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है उसे कहते हैं रेपो रेट। लेकिन इसमें और बैंक दर में अंतर क्या हुआ? बैंक दर भी तो यही था, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था। बैंक रेट भी तो यही करता है कि उसमें भी बैंक RBI से उधार ले रहा था। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर समझना कि बैंक रेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए, जब कोई उधार ले, लंबे समय के लिए जब कोई उधार लेता है, लंबे समय से मतलब है मिनिमम 365 डेज से शुरू होगा, और रेपो रेट ये मैक्सिमम इसकी लिमिट है 364 दिन की। 1 दिन से लेके 364 दिन तक जो उधार लिया जाएगा उसे बोलेंगे रेपो रेट। एक बात। दूसरी बात क्या आती है? दूसरा इसमें क्या अंतर है? तो दूसरा अंतर भी हम देखते हैं, ठीक है, दूसरे को भी समझते हैं कि ये जो ABC बैंक है, ये RBI से उधार लेना चाह रहा है पैसे, इसको ऐसे नहीं मिलेंगे। बैंक दर में मिल जाता था बिना किसी कोलेटरल के, बट यहाँ इनको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोई गारंटी देना पड़ेगी। तो गारंटी क्या होती है? तो गारंटी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं, किसान विकास पत्र होते हैं, उनको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उस पर ये ABC बैंक का चेयरमैन साइन करेगा और लिखेगा कि मैं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बाद अपनी ये सिक्योरिटी रीपरचेज कर लूँगा, दोबारा से खरीद लूँगा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रीपरचेज। क्लियर है ये बात? तो अंतर जो आया बैंक रेट में कि वो लॉन्ग टर्म के लिए और ये शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें एक बात और समझना कि ABC को RBI से उधार लेना, ये कार्य किसी अन्य बैंक से भी कर सकता है ना। ये जो ABC बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी दूसरी बैंक से भी उधार ले सकते हैं। SBI से ले लें तब भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो रेपो रेट ही कहलाएगा। होपफुली ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, उम्मीद कर सकते हैं। ना हुआ हो तो एक बार फिर से इसको दोबारा से सुन लीजिए, फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, मैं अगली बार इसको एक बार फिर समझा दूंगा। अब चलते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स और रेपो रेट,
वही उदाहरण ले लेते हैं कि ये जो बैंक है ना ABC, यहाँ पर कोई व्यक्ति आया पैसे जमा करने के लिए, 100 करोड़ रुपए इसने डिपॉजिट कर दिया, बैंक को इसको ब्याज देना पड़ेगा। और कोई इस बैंक से उधार लेने आया नहीं, तब बैंक अपनी जेब से भरेगा। तो बैंक क्या करता है, वो RBI से संपर्क करेगा, RBI को बोलेगा कि मैं आपके अकाउंट में ये 100 करोड़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अब RBI के पास पैसा पहुँच गया है तो RBI इनको ब्याज का भुगतान करेगा, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। पहले इसमें 1 पॉइंट का अंतर होता था, फिर 0.75 का अंतर होने लगा, किस में, रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में। फिर 0.50 का अंतर होने लगा, वर्तमान में 0.25 का अंतर होता है। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट यही आज के समय RBI के मेन टूल हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो जब भी अनाउंसमेंट होता है आप ये चर्चा में सुनते हो, कभी भी नहीं पूछेंगे आपसे कि बताओ रेपो रेट का परसेंटेज कितना है, क्योंकि बदल सकता है ना। जब तक पेपर प्रिंट हुआ आप देंगे, चेक होगा, तो क्या सही मानेंगे, ठीक। तो ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। इन्हीं दोनों को हम LAF भी कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये बात, राइट। इससे आगे पढ़ूं उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी प्लस यहाँ पर मेरी क्लासेस रेगुलर रहती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है वो यही रहता है। यहाँ रेफरल कोड आप यूज करेंगे मुकेश लाइव, इसको यूज करने से 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पर कई सारी फ्री टेस्ट सीरीज रहती हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हो। मैं जो यहाँ पर कोर्सेस आपको करवा रहा हूँ अभी जो हो गए हैं, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, उनके रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सब पढ़ा चुका हूँ। एट प्रेजेंट यहाँ पेपर 2B है, ये 2020 के लिए जो बदला हुआ सिलेबस है उसकी क्लास 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है। सुबह 9 बजे इसकी टाइमिंग रहती है, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ये पूरा का पूरा मैं इसको करा रहा हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 12 जुलाई से 12 जुलाई से नया कोर्स शुरू हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है, उस पूरे पॉलिटी को प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को लेकर के कंसाइजली उसको पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद जियोग्राफी एंड साइंस वो अगले मंथ में शुरू करने वाला हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको यहाँ स्टडी फ्रॉम होम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, मात्र 17 रुपये खर्च होता है। EMI का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव फ्री क्लासेस मिल जाती हैं भारत के टॉप एजुकेटर की। अनअकैडमी एक MPPSC की चैम्पियनशिप आयोजित कर रहा है। 4 टेस्ट इसमें हो चुके हैं, 5वां 12 जुलाई को होना है। तो इसमें आप अपना एनरोलमेंट करा लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ये टोटल फ्री है, राइट। तो इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन जो अवेलेबल है वो 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक अवेलेबल रहता है, राइट। तो जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ रेफरल कोड मुकेश लाइव ये यूज करने पर सीधे 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये तो तरीका रहा इस अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का। बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये क्या कहलाते हैं, ये LAF के नाम से भी जानते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से इन्हें हम जानते हैं। आगे और क्या चीज़ें होती हैं इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें एक आता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये क्या होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो भी समझ लेते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स ये क्या होते हैं वो भी हम समझ पाएंगे। उनसे भी कभी कभी कुछ कंसेप्ट बन जाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये समझ लो, हिंदी में इसे हम बोलेंगे खुले बाजार की
क्रियाएं या संक्रियाएं। इमेजिन करते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए धन की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है। तो अब वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पेपर लेगा, नाम दे देगा कि ये भारत सरकार की प्रतिभूतियां हैं, और आरबीआई को कॉल करेगा, इधर आए। आरबीआई जाएंगे, बोलेगा ये लो 500 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मुझे 500 करोड़ उपलब्ध करा दो। ठीक, आरबीआई का बॉस अल्टीमेटली तो भारत सरकार ही है ना। तो आरबीआई क्या करेगा? इनको पैसा दे देगा और अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लेगा। अब आरबीआई बैंकों को बोलेगा ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमसे लेके जाओ और पैसा भेजो। बैंक के पास पहुंच गया। बैंक क्या करेंगे? बैंक बोलेंगे पब्लिक को, बोलेंगे नहीं, बैंक ये बोलेंगे कि देखो हमारा जो सेविंग अकाउंट में हम जो आपको ब्याज देते थे या फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज देते थे उसका अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देने लगेंगे, तो हम लोग अपना पैसा अपने स्थान पर बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। यानी यहाँ इस कंडीशन में पैसे की, धन की शॉर्टेज हो गई। किसके बीच शॉर्टेज हो गई? पब्लिक के बीच, राइट। यानी पैसा कहाँ किसकी ओर चला गया? यानी पैसा जनता से सरकार की ओर चला गया ना। दूसरी तरफ क्या होगा? सरकार ने कब के लिए पैसा मांगा था? 5,000 करोड़ रुपए कुछ टाइम के लिए, वापस करेगी, आरबीआई को बोलेगी लाए हमारी वापस करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अपना पैसा लेके जाएं। तो अब पैसा आरबीआई पे जाएगा, आरबीआई से बैंकों तक चला जाएगा, राइट। तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की संक्रियाएं। तो ये भी टूल है कि कितनी करेंसी प्रचलन में होना चाहिए, यानी लिक्विडिटी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर पैसा हमसे निकल के सरकार के पास पहुंच जाता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, और सरकार से पैसा हमारी ओर आ जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो ये तरीके हैं। इससे जुड़े क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, मुख्य परीक्षा में भी आते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख पाओगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। तो उम्मीद है आज की क्लास का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक कर दें। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लेते हैं, उसका आंसर आपको अगले सेशन में मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में जो आप लिंक देख रहे हैं यहाँ पर ये जा रही है मुकेश लाइव, तो यहाँ इसका यूज करने पर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।